welcome back to the class, alright? And today is revision class for share capital, okay? तो ये रहा तुम्हारा शेयर कैपिटल। इस चैप्टर के बहुत सारे एस्पेक्ट तुम लोगों ने स्टार्टिंग में कर लिए थे, है ना? आज तुम लोग क्या करोगे, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट के बारे में आज मैं बात करूँ। ठीक, पहले वो जो जर्नल एंट्रीज हैं या जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, पार, प्रीमियम, फॉर फ्यूचर इश्यू, वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपको बता देना चाहूँगा। ठीक, तो क्या क्या बताऊँगा मैं? तो पहला जो नंबर है वो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ऑलराइट। तो हमने सबसे पहले शुरू किया क्या, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, यानी हम क्या कर रहे हैं आज थोड़े से कॉन्सेप्चुअल पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अब ये क्या होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। क्या होता है कि जितने भी आपके ऐसे कुछ लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको आप शेयर प्रेफरेंशियल बेसिस पे या प्री डिटरमिन्ड प्राइस पे, उनको पहले से ही एक प्राइस फिक्स होती है जिस प्राइस पे आपने उन्हें शेयर्स देने हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या करते हैं, शेयर्स दे देते हैं, आइडेंटिफाइड पीपल को प्रेफरेंशियल प्राइस पे, यानी पहले से ही एक, या प्री डिटरमिन्ड प्राइस पे पहले से ही एक प्राइस फिक्स होती है, तय होती है, जिस प्राइस पे आप क्या करते हो, उनको शेयर अलॉट कर देते हो। ठीक है, कैसे ये कौन कौन से लोग होते हैं? जैसे हो गए तुम्हारे वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, जैसे तुम्हारे हो गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है ना, कंपनी के जो कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने वाले लोग हैं, उनको बल्क में जो प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते उनको आपने शेयर दे दी कंपनी की। जैसे अमेजन पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं ना, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, तो कई कंपनियों में अमेजन के इन्वेस्टमेंट हैं। ऐसी कई कंपनियों में जिनके प्रोडक्ट्स अमेजन बेचती है अपने प्लेटफॉर्म पे, उन कई कंपनीज़ में अमेजन के अपने इन्वेस्टमेंट हैं, शेयर्स में उसने इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उसको प्रेफरेंशियल बेसिस पे जो है शेयर दिए गए हैं, यानी पहले से ही उनके बीच आपस में प्राइस तय हो गई और उस प्राइस पे उनको वो शेयर दे दिए गए। तो ऐसे कैपिटलिस्ट को हमने कहा कि जो कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदते हों। और जो वेंचर कैपिटलिस्ट हो, वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब होता है जो नई नई कंपनीज़ में ना पैसे लगाते हो, वेंचरिस्ट हैं, मतलब वो रिस्क लेना चाहते हैं। आपने शार्क टैंक देख रहे होंगे प्रोग्राम टेलीविज़न पे, उसमें कई सारे लोग बैठे हुए हैं। वो लोग कर क्या रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे ऑल आर वेंचर कैपिटलिस्ट। नए नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ लोग आ रहे हैं, अपना बिजनेस आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं, और उन लोगों के बिजनेस आइडियाज़ में या उन लोगों के बिजनेस में ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये सब लोग क्या हैं, फॉर द टाइम बीइंग वेंचर कैपिटलिस्ट है। ये नहीं पता कि कल को इस बिज़नेस का क्या होगा, इस बिज़नेस का कोई लंबा चौड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, बस बिज़नेस आइडिया ठीक है और ये फ्लोरिश कर सकता है, इस आइडिया पर, इस एस्टिमेशन पर ही ये लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसे कैपिटलिस्ट को हम वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, वो अलॉटमेंट जो पहले से ही निर्धारित मूल्य पे जो है प्री डिटरमिन्ड प्राइस पे शेयर अलॉट किए जाते हैं, उसको हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहते हैं। ठीक है ना, फाइन, समझ में आ गई बात। दूसरा आप देखेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट। अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट भी कुछ इसी तरीके का चीज़ है। इसमें खाली ये याद रखना है कि सेक्शन 42 है, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन क्या है, 42, जिसमें हम ये कहते हैं कि भाई देखो कि कुछ ही लोगों को, यानी प्राइवेटली सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल को, सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेटली शेयर अलॉट कर देते हैं। ठीक है ना, ये पब्लिक ऑफर नहीं होता, ये हम लोग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करके हम आपको इतना शेयर हम आपको
दे देंगे, प्राइवेटली दे रहे हैं। प्राइवेटली मतलब मैं तुमको जानता हूँ, ये नोन लोग होते हैं, कंपनी जिनको जानती उनको सीधे शेयर अलॉट कर देती हैं। ये शेयर पब्लिक ऑफर के थ्रू नहीं होता। पब्लिक ऑफर में तो कोई भी आकर के अपना शेयर खरीद सकता है। यहाँ पर सेलेक्ट लोगों को, सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल को शेयर कंपनी अलॉट करती है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? प्राइवेट प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, और ये सेक्शन 42 कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है। ठीक है, तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसको हम शॉर्ट में ईसॉप भी बोलते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक, तो ये क्या है असल में? यहाँ क्या है, कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने एम्प्लॉय डायरेक्टर को भी ऑफ़र करती है, ऑप्शन देती है। कंपनी ऑप्शन देती है कि भाई जो मार्केट का प्राइस है, यानी जो एक्चुअल में प्राइस है शेयर का, उससे कम प्राइस पे हम आपको शेयर खरीदने का मौका दे रहे हैं। एम्प्लॉयज़ और स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को या एम्प्लॉय डायरेक्टर को भी जो मार्केट प्राइस है शेयर का, उससे कम मूल्य पे शेयर ऑफ़र या एक ऑप्शन देती है कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ये शेयर ख़रीद लें बाज़ार के मूल्य से कम मूल्य पे। ठीक है, तो इसको हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कहते हैं। ठीक है ना, और आपको ये समझना है कि ये जो है ये राइट है। ठीक है ना, ये क्या है? राइट है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। दिस इज सिंपली अ राइट, नॉट एन ऑब्लिगेशन। समझ में आ रही बात? ऑब्लिगेशन नहीं, यानी कि एम्प्लॉय के पार्ट पे या एम्प्लॉय डायरेक्टर के पार्ट पे ये ऑप्शन अवेलेबल है सिर्फ कि वो इसे स्वीकार करे या ना करे, खरीदे या ना खरीदे, ये मर्जी उसकी है, इसलिए उसका राइट है। नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा तो होता है ऑब्लिगेशन। तो क्या है? सिर्फ राइट है, ले या ना ले, डिसीजन इज योर्स। डिसीजन किसके होंगे? एम्प्लॉय के या एम्प्लॉय डायरेक्टर के, जिसको भी ये कंपनी ने ऑफर किया। ठीक है ना, और इसी में एक टर्म यूज होता है स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है, इसके अंदर ये एक टर्म यूज होता है स्वेट इक्विटी शेयर। तो स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब होता है कि जिन लोगों ने कंपनी को बनाने में अपना पसीना बहाया है, स्वेट मतलब क्या होता है? पसीना। तो जिन लोगों ने कंपनी को बनाने में अपना पसीना बहाया, उन लोगों को भी कंपनी जो है शेयर ऑफर करती है, उनके रेम्युनरेशन की जगह, एज अ रेम्युनरेशन उनको ऑफर करती है। ठीक है ना, फाइन, उनको ऑफर करती है। जैसे प्रोमोटर्स हैं, उन्होंने अपना पसीना बहाया है, तो प्रोमोटर को जो रेम्युनरेशन मिलेगा उसकी जगह क्या उसको ऑफर कर दिया हमने? शेयर ऑफर कर दिया। उसको हम स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं। समझिए, स्वेट माने क्या होता है? पसीना। वही कंपनी को फॉर्म करने के लिए इन्होंने भी पसीना बहाया है, तो इनको भी शेयर मिलना चाहिए। बात समझ में आई? कुछ 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपने भी पेपर दिए होंगे ना, उन पेपर्स में कहीं ना कहीं 1 मार्कर में ये चीज़ें पूछ देते हैं। भी आया था क्या? हैव यू एवर कम अक्रॉस दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन? द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, स्वेट इक्विटी या ईसॉप, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए, बट आप समझ गए। ठीक, ये पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कोई सैम्पल पेपर मैं ही करवाऊँ आपसे, तो वहाँ पर ये दिख जाए आपको, कैसे ये भी पूछा होगा। अले, अब आप चले आओ मेन शेयर कैपिटल पे। मेन शेयर कैपिटल पे, मेन शेयर कैपिटल मतलब क्या? इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ठीक है, कि क्या आप अकाउंटिंग में क्या शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग में करोगे क्या? तो ध्यान से देखो, कंपनी जो होती है वो कंपनी, कोई भी जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मतलब वो कंपनी जो जिसने अपने जिसके शेयर्स जो है ना ज्वाइंटली हेल्ड हो बाय दी प्राइवेट पार्टीज और बाय दी पब्लिक। ठीक है, तो जो प्राइवेट पार्टीज वाली हो बात, यानी कि प्राइवेट हो,
तो वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और वो पब्लिक को शेयर इशू नहीं करती। तो हम अभी उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो जनरल पब्लिक को अपने शेयर इशू करती है और शेयर इशू करके कंपनी अपने लिए फंड जुटाती है और उस फंड से कंपनी अपना बिजनेस करती है। तो जब भी कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करेगी तो इस शेयर का हिसाब किताब तो रखेगी ना भाई, है? ये जो पैसे कंपनी कलेक्ट कर रही है, इन पैसों का हिसाब किताब तो रखेगी। तो कंपनी जो ट्रांजेक्शन्स करेगी शेयर इन मेंबर्स ऑफ पब्लिक के साथ, उन ट्रांजेक्शन्स का कंपनी क्या करेगी, रिकॉर्ड रखेगी, राइट। और वही रिकॉर्ड कैसे रखेगी, क्या रखेगी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। बेसिक आइडिया ये है। तो इश्यू ऑफ शेयर किसके बारे में बात करें, पब्लिक कंपनी के बारे में बात करें। पब्लिक कंपनी जब शेयर इशू करती है तो मुझे एक बात बताइए, जब भी कभी कंपनी शेयर इशू करेगी तो शेयर इशू करने का मतलब कि हमने शेयर इशू किया, द कंपनीज हैव इशूड शेयर, इट मीन्स हुसएवर इज बाइंग द शेयर विल बिकम द पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी, है ना। पार्ट ओनर मतलब इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू देम आउट ऑफ टोटल शेयर्स इशू टू द पब्लिक, है ना, ऑफर टू द पब्लिक। तो पब्लिक को जितना शेयर ऑफर किया गया उसमें से जितना तुमको अलॉट किया गया, तुम उस हिस्से का प्रोपोर्शनेटली क्या हो जाते हो, कंपनी में मालिक हो जाते हो। तो तुमको क्या बोलेंगे हम, शेयर होल्डर। यू विल बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। व्हेन यू विल बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, तुम तब शेयर होल्डर होगे जब तुमको शेयर अलॉट किया जाएगा। जब तक शेयर अलॉट नहीं किया गया तब तक तुम शेयर होल्डर नहीं हो। तो पहले दो बातें हो गई, इश्यू ऑफ शेयर में दो स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है और तब तीसरी जगह पर पहुंचेंगे हम लोग। तो पहले होता है एप्लीकेशन, ठीक है, और दूसरा होता है क्या, अलॉटमेंट, ठीक है। दो स्टेप सबसे पहले हम लोग करेंगे, अप्लाई करेंगे। कंपनीज क्या करेंगी, शेयर इशू करेगी, तो तुम क्या करोगे, शेयर इशू किया, इश्यू ऑफ शेयर हुआ, तो पहला स्टेप क्या हो गया, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब शेयर इशू हो गया है, तो तुमने क्या किया, एज अ जनरल पब्लिक यू हैव अप्लाइड फॉर द शेयर्स इश्यूड बाय द पब्लिक, राइट। तो तुमने पहला काम क्या किया, अप्लाई किया। अप्लाई करने का मतलब ये हो गया कि जितने भी शेयर तुमको खरीदने का मन है, जितने भी शेयर तुमको खरीदने का मन है, तुमने उसके अगेंस्ट उसने एक एप्लीकेशन मनी रखी हुई है कि इतने पैसे दे दीजिए और कंपनी के शेयर में आप कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद तुम्हारे शेयर की क्या होगी, स्क्रूटनी होएगी और उसके बाद उन शेयर्स को तुम अगर, है ना, एलिजिबल पाए गए तो तुमको अलॉट किया जाएगा शेयर। सिंपल, अलॉट कर दिया। जब तुमको अलॉट कर दिया गया, तुमने अप्लाई किया, तो तुम कोई भी, यू आर नोबडी। हेलो, you are nobody, you are simply the member of the public who has applied. You have applied for an admission in a college, you are simply a candidate who has applied for. You are no longer, you are still not a student of this college, you are simply an applicant, you are simply a candidate. So while you are applying for the shares in the company, you are simply an applicant, ठीक है ना। एंड जब तुमको सीट अलॉट हो गया कॉलेज में तो तुम स्टूडेंट हो गए, तो जब तुमको शेयर अलॉट हो गया तुम्हारे नाम से तो तुम क्या हो गए, शेयर होल्डर हो गए। तो पहले क्या करोगे, अप्लाई करोगे, और फिर जब तुम्हारे नाम से अलॉट हो जाएगा, हाँ भाई ये तुमको ही मिलेगा, तो तब तुम क्या हो जाओगे, शेयर होल्डर हो जाओगे। तो एप्लीकेशन के टाइम में शेयर होल्डर नहीं होते तुम, अलॉटमेंट हो जाएगा तब तुम शेयर होल्डर होगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई, शेयर होल्डर कब होंगे हम, ठीक है। चलो, तो कंपनी ने क्या किया, शेयर इशू किया और तुमने क्या किया, अप्लाई किया। जैसे ही तुमने कंपनी को के शेयर में अप्लाई किया, पहली दफ़ा तुम्हारा और कंपनी के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ। कैसा कॉन्टैक्ट हुआ, फाइनेंशियल कॉन्टैक्ट हुआ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ। तो इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कंपनी क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी कि नहीं करेगी, रिकॉर्ड करेगी ना कंपनी। तो कंपनी ने इसको रिकॉर्ड करना है, एप्लीकेशन जो भी आएगी कंपनी ने इसको क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक। क्योंकि पहली दफ़ा कंपनी के पास आपने पैसे दिए हैं तो कंपनी इसको भाई ऑब्वियसली रिकॉर्ड करेगी, अभी रिकॉर्ड करके रखेगी। फिर जब आपको अलॉट करेगी तो फिर ये किसका हिस्सा होगा, कहाँ ट्रांसफ़र करेगा इसको, कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल का हिस्सा होगा वो, ये जितने भी हैं ये कैपिटल के हिस्से हो जाएंगे। तो पहले तो ये देखना है कि इश्यू ऑफ शेयर हुआ, दो स्टेजेस, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, और उसके बाद जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो जाएगा पहला दूसरा, तो तब तुम जाकर के शेयर होल्डर होगे, उससे पहले तुम शेयर होल्डर हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो कंपनी के पास में कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना, कि शेयर वो इशू करे फॉर कैश करे या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश करे। क्या करे,
फॉर कैश करें या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश करें, यानी कैश में आपसे ले या किसी चीज़ के बदले आपको शेयर दे दे, ठीक है ना। तो पहले हम कैश पे आते हैं। तो अगर कैश में कर रहा है, कंपनी कर रही है इश्यू, तो दो बातें हो सकती हैं। आपसे पैसे, जो पैसे हैं ना भाई, पैसे होंगे ना, शेयर तो की कुछ कीमत होएगी, इश्यू प्राइस होगा। तो वो जो इश्यू प्राइस है, जब शेयर इशू किया जाएगा तो एक प्राइस होएगी ना इसकी, इस प्राइस को हम लोग क्या बोलेंगे, इश्यू प्राइस बोलेंगे। समझ गए, क्या बोलेंगे, इश्यू प्राइस बोलेंगे। तो शेयर की कुछ प्राइस होएगी, कीमत होएगी, ठीक है। तो वो कीमत या तो फॉर कैश वसूली जाएगी, कंपनी लेगी, या कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कोई चीज़ आपने दी कंपनी को तो उसके बदले में कंपनी ने आपको शेयर दे दिया। तो एक ये बात हो सकती है। तो कैश में अगर किया तो कहेगा, कंपनी कहेगी देखो यार सारे पैसे ना हमको इकट्ठे दे दो। ये भी तो कह सकती है कि भाई वन टाइम पेमेंट है, एक बार नहीं देना आपने। या कहेगी इंस्टॉलमेंट पे दो, क्या बोलेगी, ये इंस्टॉलमेंट पे दो। जब एक बार में बोलेगी तो उसको हम बोलेंगे लंप सम, इकट्ठे। तो यहाँ पर जो लंप सम हम करते हैं, तो अकाउंटिंग के लिए जो जर्नल एंट्री आप पास करते हो, रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं हम, जर्नल एंट्री पास करना। जब भी कोई ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा तो हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो जर्नल एंट्री पास करेंगे तो लंप सम होगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या टर्म यूज़ किया, देखो इन्होंने जर्नल एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखो ध्यान दो, मैंने शॉर्टकट में लिखा है टाइम बचाने के लिए, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। APP मतलब एप्लीकेशन, ALL मतलब अलॉटमेंट, ठीक है। तो समझ रहे हो तुम लोग सारे समझ रहे हो। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का शॉर्ट फॉर्म है ये, समय बचाने के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये तो पहली एंट्री हो गई। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन या अलॉटमेंट है, ये सब किसका है, ये है क्या एक्चुअली में, ये तो भैया कैपिटल का हिस्सा है ना, है। तो हिस्से को क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब हमने इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए एक एंट्री और पास कर देंगे, ये शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक। और बुद्धिमानी दिखानी हो तुमको तो तुमने क्या लिखना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी लगा देंगे। नहीं तो शेयर भी लगाओगे, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कोई नंबर कटने वाले नहीं। अभी तक तो तुम पेपर दे चुके हो, तुमने कहीं पर इक्विटी तो लिखा नहीं होगा, तुमने तो खाली शेयर कैपिटल ही लिखा होगा, है ना। तभी तेरे नंबर तो कटे नहीं, तो नंबर फिर भी नहीं कटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए। चलिए, तो ये तो हो गया लंप सम आपने किया तो। और यहाँ पर नरेशन देना बहुत जरूरी है, ठीक। नरेशन में यहाँ क्या लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, है ना, एट द रेट ₹8 फॉर 10,000 शेयर्स, वॉट एवर द नंबर ऑफ शेयर्स आर, ठीक है। और यहाँ पर बीइंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, सिंपल, ठीक है। तो आपको नरेशन भी समझ में आ गया। ये हो गया आपका अगर लंप सम है। तो अगर इंस्टॉलमेंट है तो कंपनी कहती है कि भाई देखो गरीब लोग हो तुम लोग, तो हम क्या करेंगे, ये जो शेयर हम इशू कर रहे हैं हमको जनरल पब्लिक से लेनी है ना। तो जनरल पब्लिक में तो कोई भी हो सकता है, अमीर गरीब सब हो सकते हैं, छोटे से छोटे इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। तो उसको अगर मैं बोलूँगा कि इकट्ठे मेरे को 1 लाख रुपए दे, वो कहाँ से देगा बेचारा। तो एक काम करते हैं, हम इसको टुकड़ों में बांट देते हैं। जब कंपनी को बड़ा बेस चाहिए होता है, बड़ा इन्वेस्टर बेस चाहिए होता है, तो कंपनी इसको इंस्टॉलमेंट में डाल देती है, ठीक है ना। जब बड़ा इन्वेस्टर बेस होगा, यानी बहुत बड़ी कंपनी और लंबे समय तक इसको काम करना है, नॉर्मली हम ऐसा सोचते हैं। तो चलो कोई बात नहीं। तो तुमने क्या किया, पहला जो इंस्टॉलमेंट है उसका नाम एप्लीकेशन मनी डाल दिया, समझ गए। दूसरे को तुमने क्या डाल दिया, अलॉटमेंट मनी डाल दिया, ठीक है। और तीसरे को तुमने लिखा फर्स्ट कॉल। चूंकि तीसरा मैंने यहाँ पर अंतिम लिखा, इसलिए तुम क्या लिखोगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, समझ गए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो भी इंस्टॉलमेंट लास्ट होएगा उसमें एंड फाइनल लग जाएगा, ठीक है। जो भी इंस्टॉलमेंट लास्ट होगा उसमें एंड फाइनल लग जाएगा, ओके, ठीक है। तो मान लेते हैं 10 रुपये तुम्हारा 1000 शेयर था, या 10,000 शेयर तुमने इशू किए थे, और 10,000 शेयर्स कितने थे, एट द रेट ₹10 ईच थे, ठीक है। तो मान लेते हैं एप्लीकेशन पे तुमने 2 रुपये मांगे, फिर तुमने 4 रुपये मांगे, फिर तुमने 4 रुपये मांगे, ऐसे करके तुमने इंस्टॉलमेंट बना ली,
यानी पहली दफ़ा एप्लीकेशन पे 10,000 पे 20,000 रुपये आ गए, फिर 40,000 आ गए, फिर इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे हम लोग। जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे एक बारी मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, चलो यार एंट्रीज दिखाते हैं। जो तुमने इंस्टॉलमेंट पे जब इशू किया तुम्हारा क्या आ गया, सबसे पहले आ गया बैंक अकाउंट। हेलो, क्या आ गया सबसे पहले आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन तुम समझ ही गए हो क्या करना है। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है दैट इज द पार्ट ऑफ दिस 10, इस 10 का हिस्सा है ना, इस 10 का हिस्सा है ये 2, तो 2 इज टू बी ट्रांसफर टू द बकेट, उस बकेट में डाल दो, तो बकेट में डाल दिए। फिर तुमने मांगा, कंपनी ने मांगा। अब कंपनी ने तुमको शेयर जब अलॉट कर, ध्यान से रखना है, जो कंपनी शेयर जितने शेयर को, जितने एप्लीकेशन को कंपनी अलॉट करती है उसको ही ट्रांसफ़र करती है। यहाँ पे क्या करती है, जितने को अलॉट करती है कंपनी उतने को ही यहाँ पर ट्रांसफ़र करती है। ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा एप्लीकेशन आ गया हो, तो ज़्यादा अगर आ गया हो तो उसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। इसके बारे में भी हम धीरे धीरे बात करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो ये एंट्री, और यहाँ पर जो एंट्री तुम कर रहे हो, ये एंट्री तुमने यहाँ पर बैंक टू करी और उसके बाद तुमने ट्रांसफ़र की एंट्री करी। तुम कह रहे हो कि यार तुमने तो पहले ही ट्रांसफ़र की एंट्री कर दी। यार ये ट्रांसफ़र नहीं है, ये ड्यू की एंट्री है, क्योंकि तुम अब जब तुमको हमने शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कर दिया ना, यानी हमने क्या किया, तुमको शेयर अलॉट कर दिया, तब तुम्हारे पैसे को हमने कैपिटल में का हिस्सा बनाया है। ठीक है ना, तुमको शेयर अलॉट कर दिया तभी तुमको हमने शेयर का कैपिटल का हिस्सा कैपिटल में हमने डाल दिया तुम्हारे पैसों को। अब तो तुमसे अगली किस्त मांगेंगे ना हम, कंपनी क्या करेगी, अगली किस्त मांगेगी, तो अगली किस्त मांगेगी उसकी एंट्री कर रही है कंपनी। इसको हम कहते हैं एंट्री फॉर ड्यू की एंट्री बोलते हैं। ठीक है ना, मांगने की भी एंट्री करेगा। मांगा, तुमने दे दिया, तो कंपनी ने फिर लिख दिया जो पैसे आ गए बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके अगेंस्ट पैसे आए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के अगेंस्ट पैसे आ गए। ठीक है जी। अच्छा, फिर से कंपनी ने, अब ये किस्त भी आ गई कंपनी को, ये किस्त भी आ गई कंपनी तीसरी किस्त मांगेगी, तो कंपनी लिखेगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, फिर से शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और फिर ये तुम सब ने, तुम चूँकि क्या हो, शरीफ और इज्जतदार शेयर होल्डर्स हो, तुमने ये पैसे कंपनी को दे दिए, तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तुमने ये पैसे भी कंपनी को दे दिए। तुम क्या हो, इज्जतदार और शरीफ शेयर होल्डर्स हो, तो तुमने सारे पैसे कंपनी को दे दिए, तो ये सारी किस्तें कंपनी के पास आ गई। राइट, रिकॉर्ड कर लिया कंपनी ने, भैया आ गए पैसे। करेक्ट। तो क्या सिचुएशन थी, इंस्टॉलमेंट में थी और कैश। कंसिडरेशन वाला देख लेते हैं। कैश वाला तो आपने देख लिया, कैश वाला एक नॉर्मल सी सिचुएशन आपने देख ली। और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश को देखते हैं कि अगर कैश के बदले कोई सामान दे और फिर आप शेयर इशू कर दो, तो क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए सिचुएशंस क्या क्या हो सकते हैं, देखो क्या क्या हो सकता है। टू प्रोमोटर्स, कंपनी ने क्या किया, प्रोमोटर्स को उन्होंने जो काम किए उनके रेम्युनरेशन के बदले में कंपनी ने क्या किया, शेयर इशू कर दिए। ठीक है, कंपनी क्या कर सकती है, वेंडर्स को इशू कर सकती है। वेंडर्स मतलब जो भी सामान कंपनी को तुमने सप्लाई किया, मान लो मैंने मशीन सप्लाई किया, तो कंपनी मशीन के पैसे ना दे करके मेरे को शेयर इशू कर दी, है ना। तो कंपनी को मैंने एक डिलीवरी वैन सप्लाई कर दी, तो कंपनी ने कहा मेरे को 5 डिलीवरी वैन चाहिए, मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा, मैं तुमको कंपनी के शेयर दे दूंगा। तो डिलीवरी वैन के लिए कंपनी ने कहा कि देखो यार, हमको चलती बिजनेस को परचेज करना है। क्या करना है, चलती बिजनेस को परचेज करना है। तो अगर आपने परचेज करा बिजनेस, उस केस में भी कंपनी ने कहा कि देखो हम बिजनेस परचेज तो करेंगे लेकिन कैश नहीं, हम तुमको क्या करेंगे, शेयर देंगे। तो जो भी परचेज कंसिडरेशन होगा उसके अगेंस्ट कंपनी क्या करेगी, शेयर इशू कर देगी।
किस कंपनी को? वेंडर कंपनी को, ठीक है ना। वेंडर कंपनी को कंपनी क्या करेगी? कंपनी क्या है? जो मैं हूँ वो कौन है? मैं कंपनी हूँ, तो मैं परचेजिंग कंपनी हो गया, और सामने वाली जिसको मैं खरीद रहा हूँ वो वेंडर कंपनी हो गई। तो उस कंपनी के शेयर्स, उस कंपनी के सारे एसेट्स हमने, या उस कंपनी को ही हमने खरीद लिया, बिजनेस परचेज कर लिया। तो उस केस में ऑन परचेज ऑफ टू वेंडर कंपनी, ठीक है ना, जब बिजनेस परचेज कर लिया हमने तो फाइन। अच्छा, टू अंडर राइटर्स, टू अंडर राइटर्स, हम अंडर राइटर्स को भी शेयर इशू कर सकते, ठीक है। अब ये जो 4 लोग हैं, इन 4 लोगों को हमने क्या किया? कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू कर दिया, शेयर्स हमने इशू कर दिया बगैर किसी। तो आपने क्या किया? प्रमोटर्स को इशू कर सकते हो, आप वेंडर्स को इशू कर सकते हो, या वेंडर कंपनी को इशू कर सकते हो। वेंडर्स मतलब कोई एसेट्स अगर आपको सप्लाई करे तो उसको आपने दिया, तो मैंने यहाँ पर वेंडर लिख दिया। वेंडर कंपनी यानी कि जिस कंपनी को आपने परचेज करा उसको आपने शेयर इशू कर दिया, अंडर राइटर्स को कर दिया। तो इन चारों के केस में जर्नल एंट्री आप पास करोगे, ठीक है। अभी जर्नल एंट्री क्या पास करोगे वो देखो। तो अगर मैंने प्रोमोटर्स को किया तो मैंने, मेरी एंट्री, पहली एंट्री क्या पास होगी? तो प्रोमोटर्स हमारे जो हैं उन्होंने क्या किए? सारे प्रमोशन के ऊपर खर्चे किए, ठीक है ना। तो वो जो खर्चे किए वो सारा क्या हो जाएगा? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो आप लिखेंगे, पहली एंट्री पास हो जाएगी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट, ठीक है। तो पहली एंट्री ये पास कर दी। दूसरी एंट्री इसमें आपने क्या पास कर दी? अब प्रमोटर को शेयर होल्डर शेयर इशू कर दो, तो लिखोगे प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझिए क्या लिखेंगे आप? प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। चलो अब ऐसे ही वेंडर को देखो। तो वेंडर को क्या करोगे? पहले तुम्हारे पास में पहली एंट्री क्या होगी? परचेज ऑफ एसेट्स। पहले एसेट्स आएंगे, तो मान लो जो भी एसेट्स आए उस एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। क्या लिखोगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। पहले क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में? एसेट आएगा, तो एसेट को रिकॉर्ड करोगे, एसेट्स टू वेंडर। अब दूसरी एंट्री क्या पास इसमें कर दोगे कि तुमने वेंडर को शेयर इशू किया, तो तुम लिखोगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये दूसरी एंट्री पास हो गई। 2 एंट्रीज होंगी, समझ में आई बात? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ये बात समझ में आ रही है? पक्का? सही है। अच्छा, अगर आप बिजनेस खरीदते हो ना, ठीक, तो बिजनेस खरीदो यार, मैंने मना किया तुमको, खरीदो। चलो, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? सारे एसेट्स ले लोगे। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, सारे एसेट्स ले लिए, अकाउंट डेबिट, सारे एसेट्स ले लिए, यस सर नो। अच्छा, और सारी लायबिलिटी भी तो लेगा कि नहीं? टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट। क्या करोगे? सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी भी तो लोगे, तो लिखोगे ना सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट। समझ में आ रही है बात? अच्छा, उसके बाद तुम क्या करोगे? टू लिखोगे वेंडर अकाउंट। क्या लिखोगे? क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा परचेज कंसिडरेशन है वो तुम उसको दोगे, तो तुम लिखोगे टू वेंडर अकाउंट। वो पहले से फिक्स हो गया है कि वेंडर को क्या देना है, मैंने वेंडर को क्या देना है ये फिक्स हो चुका है। समझ गए? वेंडर को क्या देना है ये फिक्स हो चुका है, करेक्ट है। तो वेंडर को दे दिया तुमने जो भी पैसे तुमको देने हैं। लायबिलिटी भी तुमको पता चल गई, भाई मेरे को क्या लायबिलिटी देनी है। एसेट्स तुमने ले लिया, ये भी तुमको पता चल गया। अब यहाँ पर एक सिचुएशन आती है, हेलो ध्यान से सुनना। क्या सिचुएशन आती है? ऐसा हो सकता है कि जो डेबिट का टोटल है वो क्रेडिट के टोटल से बड़ा हो। डेबिट का जो टोटल है वो क्रेडिट के टोटल से बड़ा हो। माने कि तुम जितने का एसेट उससे खरीद रहे हो उसके मुकाबले जो तुम लायबिलिटी ले रहे हो और जो तुमने उसके साथ तय किया है कि हम तुमको इतने रुपये का शेयर देंगे, है ना, वो इन दोनों का सम इस एसेट से छोटा है। यानी ये भी कह सकते हो कि ये जो एसेट है, जितने एसेट्स हैं तुम्हारे उस कंपनी के, तुमने जिसको खरीदे हैं उसके जितने टोटल एसेट्स की वैल्यू है वो उसकी टोटल लायबिलिटी और परचेज कंसिडरेशन से भी ज़्यादा है। इसका मतलब तुम इस डील में क्या हो,
फायदे में हो, इस डील में क्या हो तुम फायदे में हो ना, तो तुम जब फायदे में हो तो तुम क्या लिखोगे, तुमको ये जो फायदा हुआ वो कैपिटल प्रॉफिट हुआ, तो तुम यहाँ लिखोगे उस फायदे को कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। तो या तो ये सिचुएशन होगा, है ना, या नहीं तो एक दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या होगी, देखो दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है। तो अब मैं फिर से इसको हटा देता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, ये दूसरी सिचुएशन हुई और एक दूसरी सिचुएशन को मैं क्या करता हूँ, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है बच्चों, है ना, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये जो तुम्हारी लाभ ये वाली पोर्शन है, क्रेडिट वाली साइड है, वो तुम्हारी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, यानी लायबिलिटी और जो परचेज कंसिडरेशन है वो ज़्यादा हो जाए टोटल करके तुम्हारी एसेट से। इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने ज़्यादा दिया, तुमको जितने का एसेट मिला उससे ज़्यादा तो यार तुमको देना पड़ा और तुम्हारी लायबिलिटी हो गई। और ये एक्स्ट्रा तुमने क्यों दिया, वाई डिड यू गिव दैट मच एक्स्ट्रा, तो तुमने उसकी साथ में गुडविल परचेज करी, तुम लिखोगे गुडविल अकाउंट डेबिट। समझ में आई बात, दोनों सिचुएशन समझ में आ गया, कैपिटल रिजर्व और गुडविल वाले दोनों सिचुएशन तुमको समझ में आ गए। अब इसके बाद तुम क्या कर लोगे, तो इसकी जर्नल एंट्री पास कर दोगे, ठीक है, किसकी, कौन सी वाली, शेयर वाली। तो तुम लिखोगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात। अच्छा, इसमें मैं एक और टर्म तुम लोगों को समझा दूँ। यहाँ पर तुमको ये ऐसे क्वेश्चंस में तुमको एक चीज़ निकालने को आएगा कि नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ये तुमको आएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड के लिए तुम्हारे पास में एक छोटा सा फार्मूला है। तो तुम क्या करोगे, परचेज कंसिडरेशन कि जितने में तुमने परचेज किया है, जो भी तुम्हारी परचेज कंसिडरेशन है वो वैल्यू कहाँ लिखी रहेगी, वेंडर के सामने लिखोगे तुम। जो भी तुम्हारी परचेज कंसिडरेशन होगी उसको कहाँ लिखोगे, वेंडर के सामने लिखोगे। यहीं पर पता चल जाएगा जो परचेज कंसिडरेशन है वो इसी एंट्री में पता चल जाएगी। तो परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाई लिखोगे इश्यू प्राइस, यानी शेयर का जो भी जितने वैल्यू का तुम्हारा शेयर है ना, जितने वैल्यू में तुम उसको शेयर इश्यू कर रहे हो, दैट विल बी द इश्यू प्राइस। ठीक है ना, जितने वैल्यू में तुम उस वेंडर को शेयर इश्यू कर रहे हो, दैट विल बी योर इश्यू प्राइस। और ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। और इसी में एक बात मैं तुमको और बता दूं कि शेयर की जो प्राइस होती है, वो जो शेयर इश्यू होता है वो दो वैल्यूज़ पे इश्यू होता है ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो फेस वैल्यू पे और दूसरा प्रीमियम पे, ठीक है ना। तो जो तुम शेयर इश्यू करते हो वो या तो तुम किस पे कर सकते हो, फेस वैल्यू पे कर सकते हो, या तुम प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हो, समझ गए। तो जो फेस वैल्यू को हम नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, और नॉर्मल वैल्यू भी बोलते हैं। कई बार हम इसको एट पार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट पार, ठीक है, समझ में आई बात। प्रीमियम मतलब उससे एक्स्ट्रा। तो जो भी तुम्हारी इश्यू प्राइस हो, फेस वैल्यू है, नॉर्मल हो, पार हो, या प्रीमियम पे तुम दे रहे हो, तो जो भी तुम्हारी वैल्यू उसको तुम यहाँ पर डिवाइड कर दो। जैसे मान लो 10 रुपये का शेयर है, नॉर्मल वैल्यू 10 रुपये है, लेकिन तुम उसको प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, यानी 12 रुपये पे इशू कर रहे हो, तो तुम्हारी इश्यू प्राइस क्या हो गई, 12 हो गई। और 5 लाख रुपए तुम्हारी परचेज कंसिडरेशन है, तो 5 लाख बट्टा 12, या 6 लाख परचेज कंसिडरेशन है तो 6 लाख बट्टा 12, माने तुम कितने शेयर इशू कर रहे हो, 6 लाख को 12 से डिवाइड कर दो, 5000 शेयर तुम इशू कर रहे हो उसको, ठीक है ना। क्योंकि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि जब तुम इसका नरेशन लिखोगे तो वहाँ पर तुम लिखना पड़ेगा कि, है ना, लिखना पड़ेगा कि बीइंग 5,000 शेयर्स एट द रेट ₹12, 50,000 शेयर्स एट द रेट ₹12, है ना, ठीक है ना, ईच इश्यू टू दी वेंडर, ऐसे तुमको लिखना पड़ेगा। तो तुमको इसलिए यहाँ पर ये निकालना ज़रूरी होता है। अंडरस्टूड? सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय फॉर द डे।